हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने फर्स्ट यूनिट के वीडियो अपलोड किए थे, क्योंकि पहले अपलोड किया तो क्लियर नहीं था इस वजह से। और ये अभी सेकेंड यूनिट, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं और आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। राजा, किसान और नगर। देखो, सबसे पहले मौर्य साम्राज्य वंश की जानकारी के स्रोत क्या है। तो फ्रेंड, यहाँ पे सबसे पहला है मेगास्थनीज के इंडिका। मेगास्थनीज सेल्यूकस के निकेटर के दूत थे, जो कि मौर्य वंश में आए थे, दरबार में कवि के रूप में काम कर रहे थे, और इन्होंने इंडिका नामक कृति लिखी जो मौर्य साम्राज्य की जानकारी देता। कौटिल्य को आप सब जानते हो, अर्थशास्त्र है इनकी किताब। अर्थशास्त्र है, इसका मतलब ये नहीं कि ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, बल्कि एक राजनीतिक, राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा कैसी है, उससे संबंधित है। मूर्तिकला और अशोक के अभिलेख। ठीक है फ्रेंड्स, ये मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत हैं। आगे देखो, मगध के शक्तिशाली होने के अगर कारण पूछा जाता है तो आप देखो क्या कारण है। कृषि की उपज अच्छी थी यहाँ पे, लोहे की खदानें थी यहाँ पे, मगध का गंगा नदी से सटे रहना था, विभिन्न शासकों द्वारा नीतियाँ अपनाना था, और सैनिक संगठन इनका मजबूत था। फ्रेंड्स, अगर मगध के शक्तिशाली होने के कारण आपसे पूछा जाता तब ये कारण आप दे सकते हो। ठीक है, आगे देखो, महाजनपद और इसकी विशेषताएं। तो आप सबको पता है कि 16 महाजनपद थे, जिसमें से ये महत्वपूर्ण है जो मैंने लिख दिया है। ठीक है, इनके अपने अलग आकार थे, अपने अलग शासक थे। आगे देखो, विशेषता इनकी क्या थी कि महाजनपद पर राजा का शासन था, और ये गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध थे, और प्रत्येक महाजनपद की अपनी राजधानी हुआ करती थी, जो प्राय किलेबंद हुआ करती थी। ठीक है, आगे देखो, छठी शताब्दी को एक परिवर्तन का काल कहा गया, क्योंकि लोहे का आगमन हुआ था, बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ, सिखों का प्रचलन हुआ, और नए और राज्य का उदय हुआ था। ठीक है, इन कारणों से हम छठी शताब्दी में को एक परिवर्तन का काल मान सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, जेम्स प्रिंसेस का क्वेश्चन आता है, तो देख लो। जेम्स प्रिंसेस ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। इन्हें भारतीय इतिहास में काफ़ी रुचि थी, और इन्होंने ब्राह्मणी और खलस्टी लिपि का गहन अध्ययन किया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखो, खेती की उपज बढ़ाने के लिए किसान ने क्या उपाय अपनाए थे। तो सबसे पहले लोहे के हल, फाल वाले हल का प्रयोग किया इन्होंने। गंगा की घाटी में धान की रुपाई की थी। कुआं, तालाबों और नहरों द्वारा सिंचाई का प्रबंध किया था। पूर्व, उत्तर और पर्वतीय क्षेत्र में कुदाल का प्रयोग हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ये इनके उपाय थे जो किसानों की उपज बढ़ाती है। आगे देखो, अभिलेखों को समझने में आने वाली समस्याएं क्या थी। सबसे पहला क्या है, अभिलेख का हल्के ढंग से उत्कीर्ण होना, और दूसरा क्या था, टूटे फूटे अभिलेख प्राप्त होना। ठीक है, और तीसरा है वास्तविकताओं को ना दर्शाना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखो, मौर्य प्रशासन की व्यवस्था में देखो, मौर्य साम्राज्य में जितने महान राजा थे उतने ही कुशल प्रबंधक थे। ठीक है, ये राजतंत्र वाली व्यवस्था थी। यहाँ पे 5 राजनीतिक केंद्र थे, जिसमें पाटलिपुत्र, उज्जैनी, तौसिला, तक्षशिला और स्वर्णगिरी महत्वपूर्ण थे। और इसका जो सैनिक व्यवस्था है, इसमें पैदल, हाथी, घोड़े थे, और इसके अंतर्गत समिति और उप 6 समितियाँ बनाई गई थी, जिनके अलग अलग कार्य थे, अलग अलग विभाग थे। ठीक है, अब गुप्तचर व्यवस्था में देखोगे, भिक्षुण और भिक्षुणी शामिल थे, जो कि मंत्री, सैनिक, अधिकारी, सरकारी कर्मचारी बन के शामिल थे। राज्य व्यवस्था देखोगे, राजस्व व्यवस्था देखोगे, तो 1/4 और 1/6 भाग ये व्यापारी, शिल्पकारों और किसानों से वसूला करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखो, अशोक द्वारा कलिंग पर आक्रमण करने के क्या कारण थे। तो सबसे पहले क्या है कि अशोक अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। ठीक है, दूसरा, इसने क्या करा, सामुद्रिक व्यापारिक मार्गों को पर अपना अधिकार जमाने के लिए ही कलिंग पर आक्रमण किया। तीसरा, मगध के लिए खतरनाक था, क्योंकि ये मगध से सटा हुआ था, इसीलिए ये मगध के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इस वजह से आक्रमण किया गया था। ठीक है, आगे देखो, कलिंग के युद्ध के परिणाम। फ्रेंड्स, एक बात और कि मैं ज़्यादा नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि आपके लेवल के हिसाब से अच्छा समझा रही हूँ, और जैसे जैसे आपकी क्लासेस, आपके स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे, आपकी खुद सोचने की क्षमता बढ़ेगी, और लेवल के हिसाब से आपकी पढ़ाई भी डीपली होगी। ठीक है, तो अभी आप लोगों के लिए जितना इंपॉर्टेंट है मैं उतना ही बता रही हूँ, एक्स्ट्रा नहीं बता रही, जिससे कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो। ठीक है, या फिर कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को हो जाए। ठीक है, सीधे सीधे है। कलिंग के युद्ध के परिणाम क्या है, युद्ध से घृणा। सॉरी, यहाँ घृणा शब्द गलत है, आप सही कर लीजिएगा। युद्ध से, जो अशोक थे, कलिंग का जो युद्ध हुआ उसमें काफ़ी रक्तपात हुआ, जिससे देख के उनको, उनका हृदय परिवर्तन हुआ, और उन्हें युद्ध से घृणा हो गई। ठीक है, अगला देखो, धम्म विजय। फ्रेंड्स, अशोक का धम्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है। अगर अगला मैं कोई वीडियो डालती हूँ तो सिर्फ एक सेपरेट वीडियो डालूंगी अशोक के धम्म पर। ठीक है, अब देखो, बौद्ध धर्म को ग्रहण किया जो अशोक था, और जीवन शैली में भी उसके परिवर्तन आया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखो, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर।
कनिष्क कौन थे? तो कनिष्क कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। इन्हें सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है। अब अग्रहर का मतलब देखो यहाँ पे क्या होता है, राजाओं महाराजाओं द्वारा जो भूमि ब्राह्मणों को दान दी जाती थी उसको अग्रहर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नोट करके देखो। अशोक के अन्य नाम भी है देवप्रिय, प्रियदर्शी, जिसका मतलब होता है कि देवताओं के लिए प्रिय है और सुंदर है। राइट फ्रेंड्स, तो जो ये फर्स्ट सेकंड जो थर्ड यूनिट है हमारा, ये ख़त्म हो गया फ्रेंड्स। और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू।